वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग दरोगा मध्य निषेध सिपाही प्रैक्टिस नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक सेट का हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल मैथ का आप लोग सॉल्यूशन टेलीग्राम पर जाके वहाँ से पीडीएफ से देख लेंगे, क्योंकि अगर मैथ का कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो पहला सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 150। नेक्स्ट सवाल है साधारण ब्याज से संबंधित सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है सार्थक क्रम में पदों को व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटा पोस्ट हो जाएगा किसका? कलर का हो जाएगा। उससे बड़ा हो जाएगा किसका? कलेक्टर का। उससे बड़ा हो जाएगा किसका? मुख्य सचिव का। उससे बड़ा हो जाएगा गवर्नर का। और सबसे बड़ा पोस्ट हो जाएगा किसका? राष्ट्रपति का। तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो इसका चुनाव किया जाता है पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था। तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया था गौतम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादन, सॉरी दोस्तों, इसका ये गौतम नहीं होगा, इसका कपिल हो जाएगा। क्षमा चाहते हैं, इसका जो सही जवाब होगा इसका क्या हो जाएगा? कपिल मुनि हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इसे नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगला सवाल है सलाल प्रोजेक्ट जो है इसका संबंध जो है किस नदी से? तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध चिनाब नदी से है। अगला सवाल है दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया था, उस शासक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक और इसी शासक ने गाजी का उपाधि धारण किया था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान यानी कि उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो राजा सिताब राय को उप दीवान यानी कि उप राज्यपाल नियुक्त किया गया था। किसको? बिहार का उप नायब दीवान नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। राय दुर्लभ को कहाँ का नियुक्त किया था? उड़ीसा के क्षेत्र में इसको नियुक्त किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल यानी कि ये राष्ट्रपति से संबंधित सवाल है। राष्ट्रपति से संबंधित सवाल है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरा करना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महाभियोग लगाने वाले सदन की संख्या का 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और राष्ट्रपति जो महाभियोग का प्रक्रिया लगाया जाता है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 के तहत इसका वर्णन किया गया है। अगले सवाल पे आएंगे। सवाल नंबर 11। अगला सवाल है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले और इनके गुरु का क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुजी कौन थे। अगला सवाल है पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति को सिफारिश पर प्रयास किया था? तो ये था बलवंत राय मेहता समिति। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1957 में। ये त्रिस्तरीय से संबंधित था और अशोक मेहता का संबंध 2 स्तरीय से संबंधित था। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब त्रिपुरा हो जाएगा। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 इसमें बोल रहा है कि कौन सा राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी त्रिपुरा। उसके बाद आएंगे अगला सवाल पे प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड जो है इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है परवीन शेख को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे और ये मैथ का सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 रुपया। उसके बाद आएंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल है रेड क्लिफ रेखा से संबंधित पूछ रहा है कि जो रेड क्लिफ रेखा जो है किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है, जबकि भारत और चीन के बीच देखेंगे तो मैकमोहन रेखा आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा HD देवगौड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों? HD देवगौड़ा। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक दिन भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो बिना किसी मंत्री या कोई पोस्ट डायरेक्ट वो प्रधानमंत्री के पोस्ट पर नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है भारत का जो दक्षिण छोर है उसका क्या नाम है? तो भारत के जो दक्षिणी छोर है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? तो ये निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर सवाल नंबर 18 हो गया। अब हम लोग 19 नंबर सवाल पे आएंगे। 19 नंबर सवाल है कि GNP एंड GDP में क्या अंतर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। नेक्स्ट है
बिहार में चूना पत्थर और पायराइट्स का सबसे विशाल भंडार किस जिला में है? तो आप लोग याद रखेंगे कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा चूना पत्थर और पायराइट्स का जो विशाल भंडार है वह कहाँ पर है? तो ये रोहतास में है। नेक्स्ट है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो ये कथन था महात्मा गांधी का कि राजनीति कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति 2026 का बैठक आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैरोबी, जो किसकी राजधानी है? तो ये केन्या की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है 24, भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1, जो देश का पहला निजी रॉकेट है उसका क्या नाम है? विक्रम-1। हाल ही में इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, नवाचार और समावेशित पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था चंडीगढ़ में। अगला सवाल है, किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली का गिग वर्कर्स शुरू किया गया? तो गिग वर्कर्स जो शुरू किया गया ये कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है और ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करते हैं? तो मात्र 1% भाग ग्रहण करते हैं। अगला सवाल है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, बिहार के राज्य गीत यानी कि स्टेट सॉन्ग के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सत्यनारायण। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम की बात करेंगे, तो लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पर है? तो दमन एवं दीव में है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरांचल हो जाएगा। पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल बोला जाता था, इसलिए उत्तराखंड की जगह उत्तरांचल लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो भारत और चीन के बीच आप लोग को याद रखना है कि पंचशील समझौता जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भारत और चीन के बीच में हुआ था। पूछ रहा है कि ये हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1954। तो पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, गूगल क्लाउड एआई हब, गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला हाल ही में कहाँ पर रखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेश अय्यर। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026, संवाद 2026 जो है इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में एक एक का डिफरेंस है, और इसमें जो है सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा ये वाला है 7/8। तो ये जो हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7/8। तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका कौन? और इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। उसके बाद इसमें रीजनिंग का सवाल है, इसमें पैटर्न फॉलो किया गया है। पहला में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना जोड़ा गया है? 30 जोड़ा गया है। फिर दूसरा पैटर्न में भी 30 जोड़ा गया है। फिर यहाँ से यहाँ तक 60 जोड़ा गया है, इसमें भी 60 जोड़ा गया है। और यहाँ से यहाँ इसमें कितना जोड़ेंगे? 120 जोड़ेंगे। तो आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 465। कितना हो जाएगा दोस्तों? 465। 345 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 465। अगला सवाल है सवाल नंबर 40, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए 30। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का बी हो जाएगा। 41 का कितना हो जाएगा? 40। उसके बाद है ये त्रिकोणमिति का सवाल है, आप लोग का वैल्यू होगा याद होगा तो इस सारा का वैल्यू पुट करके आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 43/12। नेक्स्ट सवाल है कि गोल गुंबज किस सदी में बसाया गया था? तो गोल गुंबज को 17वीं सदी में बसाया गया था। गोल गुंबज जो है ये मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। किससे संबंधित है गोल गुंबज? तो मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। और बिंबिसार ने किस वंश को स्थापित किया था? तो हर्यक वंश को स्थापित किया था। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम का वर्णन किया गया है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, भाग 8। कितना हो जाएगा दोस्तों, भाग 8 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये 13 लिखा हुआ है, गलती से हम इसको 8 कर दिए हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और समागम का जो वर्णन किया गया है ये किस भाग में है, तो भाग 13 में इसका चर्चा किया गया है। सॉरी, मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था। तो 1840 में कूका आंदोलन को भगत जवाहर मल के द्वारा आरंभ किया गया था। अगला सवाल है, इंडिया हाउस जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है, तो ये लंदन में स्थित है। अगला सवाल है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है। तो ये कौन सा नृत्य है, ये झुमरी नृत्य है। झुमरी नृत्य कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो ये बिहार का। जट जटिन कहाँ का है, तो ये भी बिहार का लोक नृत्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक होंगे सर विलियम जोन्स। इसका स्थापना किया गया था 1784 में। अगला सवाल है, नैनार कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैब हो जाएगा। नैनार जो थे वो क्या थे, शैब संत थे। नैनारों की कुल संख्या कितनी थी, तो नैनारों की कुल संख्या 63 यानी कि 63 थी। कितना था दोस्तों, 63 था। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे और अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था, तो ये कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेला एवं बाजार कर। मेला एवं बाजार कर। अगला सवाल है, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुसूची 12। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ था, तो 1992 1992 में ये संशोधन हुआ था। अगला सवाल है, भारत में जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो ये शेरशाह, तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से उपस्थित हुए थे। और ये किस जहाज से आए थे, तो राजपूताना जहाज से आए थे। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है, तो ये सोन नदी है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक में उत्तर दिशा की ओर से निकलती है। ठीक है। अगला सवाल है, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 मई। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 2 मई को। नेक्स्ट सवाल है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 155वां स्थान मिला है। अगला सवाल है, ये शंकु का सवाल है। शंकु में क्या है, लंब वृत्तीय शंकु, आयतन क्या हो जाएगा 1/3 πr² है, जिसका वैल्यू 1232 दिया हुआ है। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हाइट दिया हुआ है 24। तो इसका पूछ रहा है वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि πrl। क्या होता है इसका फॉर्मूला, πrl होता है। तो इसका वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो πrl होता है। क्या होता है दोस्तों, πrl होता है। इसमें से हमारा ये h दिया हुआ है, तो यहाँ से r निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा r, यहाँ से h निकल जाएगा, h दिया ही हुआ है। हमको क्या चाहिए l, एक फार्मूला से निकाल लेंगे। तो l बराबर क्या हो जाएगा √h² - r²। तो वहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, ये उसके अनुसार वैल्यू आ जाएगा। तो आप लोग का सही आंसर इसमें आ जाएगा 550। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है 61 नंबर। ये बोल रहा है 1 माइक्रो एम्पियर यानी कि 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10⁻³ एंगस्ट्रम। 10⁻³ एंगस्ट्रम। अगला सवाल है, ये दृष्टि दोष से दूर दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है। दो में कितना शब्द है, तो दो में हो जाएगा 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो 3 वाला कौन सा हो जाएगा, ये उत्तल लेंस हो जाएगा। तो आप लोग को इसका आंसर करना होगा, तो क्या हो जाएगा निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु हमको इजीली आसानी से दिखता है, लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखता है, इसलिए पास की वस्तु को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव से गुजरती है तो 15 डिग्री विचलित हो जाती है, मतलब 15 डिग्री डाइवर्ट हो जाता है। आपतन कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो उस द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी √3/2 हो जाएगा। उसके बाद आएंगे अगले सवाल पे। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये हायर एजुकेशन हायर लेवल एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये कार्य से संबंधित है। इसमें पूछ रहा है कि आवेश दिया हुआ है कितना 0.10 सी बोले तो कुलाम। विभवांतर दिया हुआ है कि 15 विभव वाले बिंदु बी से
135 विभव वोल्ट बिंदु बी तक लाने में, बिंदु ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसका जो हमारा जो कार्य होता है यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, यानी कि ऊर्जा की बात करेंगे, तो ऊर्जा जो होता है कि किसी चार्ज पार्टिकल को कहीं पे अगर यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस है 135 में से 15 जाएगा तो 120 आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पर होगा वहाँ पे कार्य होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो जाता तो यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होता। तो यहाँ पे डिफरेंस 120 का है तो यहाँ पे कार्य होगा। चार्ज कितना को ले जाना है तो 0.10 कूलाम को, तो कार्य बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 जूल आ जाएगा। कि कैसे किया हम 120 हो जाएगा, इसको 120 हो गया, 135 माइनस 15 तो ये हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा 0.10, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया 12 जूल आ गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 12 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है संलग्न चित्र में बिंदु ए और बी के तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे ये दोनों जो हमारा दिया हुआ है ये वाला, ये हमारा पैरेलल में है, तो पैरेलल में 2 है, तो इसका कंडीशन है 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जो हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ गया। तो इस टोटल का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब ये दोनों ये और ये जो आ गया सीरीज में आ गया, तो दोनों को जोड़ कर देंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 ओम। अगला सवाल पे आएंगे सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको सेल्सियस में बदलना है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं क्या होता है C/100 बराबर F माइनस 32 बटा कितना होता है 180। तो यहाँ से काटेंगे 0 से 0 कट गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ से हमको कितना हो जाएगा 9C बराबर हो जाएगा 5F माइनस हो जाएगा 32 गुने 5, तो 5 दूना 10, 5 या 15 1 16। तो यहाँ से F का वैल्यू डाल देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना निकल जाएगा तो आप लोग का 66 का आंसर हो जाएगा। निगेटिव में आ रहा है तो आंसर हो जाएगा -15 डिग्री। तो आप लोग इस फार्मूला का यूज करके इसको प्राप्त कर लेंगे। कौन सा फार्मूला है C/100 बराबर F माइनस 32 बटा 180। इस फार्मूला का यूज करके F के वैल्यू दिया हुआ है तो C बराबर हमारा कितना आ जाएगा -15 सेल्सियस आ जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सत्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं तो ये प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित कर देता है। कह रहा है कि धातु ए जो है धातु बी को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो पूछ रहा है कि धातु ए क्या है। इसका मतलब ये है कि धातु ए जो है बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल पे आएंगे सफ़ेदा क्या होता है। तो सफ़ेदा आप लोग याद रख लीजिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेड के कार्बोनेट इंटू हो जाएगा लेड का हाइड्रा ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो ये हो जाएगा एनाफेज। क्या हो जाएगा एनाफेज 1 स्टेप में मियोसिस में क्या होता है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब बताना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो पहला है रामसर सभा, ये वायु प्रदूषण से है, तो ये क्या है बिल्कुल गलत है। दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल जो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से संबंधित है, तो ये भी क्या है गलत है। अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन रिक्तीकरण, तो ये क्या हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों। अच्छा पूछ रहा था कि कौन सा कथन गलत है नहीं। अच्छा एक बार फिर से आते हैं। अच्छा गलत कथन पूछ रहा था ना, तो 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। गलत पूछ रहा था तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन रामसर सम्मेलन जो है जो आर्द्र भूमि या नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है, तो ये क्या था हमारा गलत था। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल ये जलवायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगा, तो ये जलवायु से संबंधित है, ये कथन क्या है सही है। अगला पे आएंगे। तो अगला हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित है, तो ये भी सही है। रियो सभा जो है धारणीय विकास से संबंधित है, तो ये भी कथन सही है। उसके बाद है प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा क्रम सही है। तो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे पहले क्या हो जाएगा तो सबसे पहले हो जाएगा डीएनए के बाद हो जाएगा आरएनए, उसके बाद अमीनो अम्ल, तब हो जाएगा प्रोटीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करेंगे तो ये होता है मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये बच्चों में किसके कमी के कारण होता है तो नाइट्रेट की कमी के कारण होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों का शरीर क्या पड़ जाता है त्वचा जो होता है बच्चों के शरीर का त्वचा ये नीला पड़ जाता है। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है ये स्टेटमेंट से संबंधित सवाल है। कोई वस्तु यदि अस्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहेगी। यह कथन जो है न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है
विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा पर ओम पर मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 क्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद आएंगे सवाल नंबर 76 पे। 76 में क्या है? इसमें मिलान करना है। तो पहला वाट है, तो वाट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो पहला का ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हमारा नहीं होगा, ये गलत हो गया। उसके बाद तीनों में ए है। उसके बाद किलो वाट की बात कर रहा है, तो किलो वाट हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो 2 का बी हो जाएगा। तो 2 का बी इसमें भी नहीं है, 2 का बी इसमें भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 2 का 76 का आंसर कितना हो जाएगा? 76 का 2 का सी, अरे सॉरी दोस्तों, ये जो था वो एक रॉन्ग मिलान हो गया था। इसका जो होगा वाट तो ये सही था, न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये सही है। किलो वाट है तो किलो बोले तो 1000, यानी कि ये सी हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 किलो वाट घंटा रहेगा तब ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा। तो 3 का बी हो जाएगा। और 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सी बी डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, कांच में प्रकाश का वेग और जल और कांच में प्रकाश के वेग से संबंधित है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग किस में हो जाएगा? निर्वात में। तो निर्वात को सी से दिखाया है, तो सबसे ज़्यादा सी हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम किस में होगा? तो वाटर में होगा। और सबसे कम किस में होगा? तो ग्लास में हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? निर्वात में कितना? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पानी में कितना हो जाएगा? 2.25 गुने 10 का पावर 8। उसके बाद ग्लास में कितना हो जाएगा? 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि अम्ल के बारे में पूछ रहा है कि अम्ल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अम्ल खट्टा होता है, ये सही है। नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। ऐसे ऑप्शन छांट सकते हैं कि नीला में बदल देता है, तो ये गलत है। ये किसका काम है? तो ये क्षार का काम है। कड़वा होता है तो ये क्षार होता है, तो ये होगा नहीं। कड़वा होता है तो ये क्षार होता है, तो ये भी नहीं होगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइट्रोजन आवर्त सारणी में पूछा जा रहा है कि इसका कौन किस वर्ग में आता है? तो नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 5वें वर्ग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा दोस्तों? 5वें वर्ग में आ जाएगा। अगला सवाल है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितना? 12.044 गुने 10 के पावर 23 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है स्तनधारियों की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है? तो सजीव भार का जो होता है वो 34% होता है। कितना होता है दोस्तों? इसमें पूछा जा रहा है कि जितना भी स्तनधारी होता है उसमें जो स्तनधारियों के आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो होता है कितना प्रतिशत होता है? ये हो जाएगा जितना हमारे शरीर का वजन है उसका 34% होता है। उसके बाद आएंगे अगला सवाल पे। भूटिया एक नस्ल है, तो भूटिया किसका नस्ल है? तो ये घोड़े का नस्ल हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों? तो ये भूटिया जो नस्ल है ये घोड़े का नस्ल है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है अमाशय में HCl। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके स्रावन का प्रेरक पूछा जा रहा है कि अमाशय में जो HCl के स्रावन का प्रेरक क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैस्ट्रीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? गैस्ट्रीन हो जाएगा। उसके बाद है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगा। तो 84 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आएंगे 85। ये पराबैंगनी किरण के साइड इफेक्ट यानी कि दुष्प्रभाव के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर बताना है। पहला है कि मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट करता है। तो ये क्या है दोस्तों? ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद इससे मोतियाबिंद हो सकता है, तो जी बिल्कुल हो सकता है। चमड़ा का कैंसर हो सकता है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। शैवाल उत्पादन को क्या करता है? शैवाल का जो उत्पादन होता है उसमें कमी करता है, तो 6 से 12% शैवाल के उत्पादन में कमी लाता है, तो ये भी कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है 86 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मैक्रो गीगामीटर और FM, मैक्रोमीटर, गीगामीटर और फेम्टोमीटर का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब वैल्यू बताना है। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बी बोले तो 10 के पावर -6 मीटर। उसके बाद हो जाएगा 10 के पावर 9 मीटर। और ये हो जाएगा फेम्टोमीटर यानी कि 10 के पावर -15 मीटर। अगला सवाल पे आएंगे। ये इंग्लिश का सवाल है। किसका सवाल है? इंग्लिश का। इसमें पूछ रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सेगमेंट फॉर द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय दिस फैमिली डॉक्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिड्यूस स्मोकिंग। रिड्यूस स्मोकिंग कहने का मतलब क्या है कि ये निगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है दोस्तों? निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव का आंसर किसके साथ जाना चाहिए? निगेटिव के साथ। इसका आंसर हो जाएगा कट डाउन। उसका लाइफ क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कट जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, इसको बोल रहा है कि ये जो
डायरेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। तो इस ही सेड डैट समथिंग माइट बी मिसिंग इन देयर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ही सेड समथिंग मे बी मिसिंग इन हेयर। उसके बाद आएंगे 89 पे। 89 क्या कह रहा है कि रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर द रेटल स्नेक। तो पहला 89 है ना, तो 89 नंबर सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले क्या हो जाएगा आर, आर क्या है, नोज व्हेन टू लाई लो बिकॉज, देन हो जाएगा इट हैज़ स्पेशलाइज्ड जैकोब्सन, उसके बाद हो जाएगा क्यू ऑर्गेन्स वाइल गिव्स इट हाइटेंड, उसके बाद हो जाएगा सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट प्रे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल पे आएंगे, ये सवाल किससे संबंधित है, तो एंटोनिम्स पूछ रहा है, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड मोबाइल, मोबाइल का उल्टा पूछ रहा है। तो मोबाइल क्या होता है दोस्तों, तो ये गतिशील होता है। मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं तो हमेशा वो क्या रहता है, गति में रहता है, यानी कि मोबाइल हमेशा चलता रहता है। तो चलिए देखते हैं, इसका ऑप्शन से डिसाइड करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मतलब गतिशील है तो उसका विपरीत आंसर इसको मांग रहा है। तो इसका हो जाएगा किधर, इस तरफ आते हैं। तो मोबाइल क्या होता है, गतिशील होता है, जबकि इंटरसेटिंग स्ट्रेंज मतलब इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब होता है खड़ा या अस्थिर। मोबाइल क्या होता है, गतिशील होता है, उसके विपरीत क्या होना चाहिए, खड़ा या अस्थिर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टैंडिंग। अगले सवाल पे आएंगे, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा संभावित की गई है, तो ये किया गया है किसके द्वारा, धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया। 91 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद है गाँव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो गांव वालों ने मिलकर काम को क्या किया है, पूरा किया है ना दोस्तों। तो पूरा किया है तो परिणाम वाचक होगा नहीं, स्थानवाचक कालवाचक नहीं, ये रीति वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रीति वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला सवाल है, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है। तो 10 शब्द क्या है, तो 10 है एक संख्या है। 10 क्या है दोस्तों, एक संख्या है। तो ये शब्द पूछ रहा है कि क्या है, तो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगले सवाल पे आएंगे, अब है निर्देश दिया गया है कि 94 से लेकर 98 तक जो है इस पर आधारित प्रश्न होंगे। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना, अतः जिसकी 94 का है कि 94 डैश दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती, अथवा 95 डैश के कारण जिन्हें अपनी ही बुराई के अनुभव की लत लग जाए, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को 96 डैश करें स्वार्थी, अब आ गया स्वार्थी अभिमानियों के संतान में डैश में श्रद्धा नहीं टिक सकती, उसका अंतःकरण संकुचित है और 97 डैश होता है कि वह दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। तो आइए देखते हैं गद्यांश के आधार पर। पहला है कि गद्यांश के रिक्त स्थान वन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो वन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जो होगा वो होगा स्वार्थबद्ध। क्या होगा दोस्तों, स्वार्थबद्ध हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि पहला है कि जिसकी स्वार्थ दृष्टि से आगे नहीं जा सकती है, ठीक है। तो दूसरा पे आएंगे, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, स्वार्थबद्ध हो जाएगा। उसके बाद दूसरा का 95 का हो जाएगा, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अभिमान। दूसरा का क्या हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है कि तीसरा के लिए क्या हो जाएगा, तो तीसरा के लिए हो जाएगा आपका धारण हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, धारण हो जाएगा। तीसरा धारण हो जाएगा 96 का ए। उसके बाद 97 का क्या हो जाएगा, 97 का हो जाएगा हृदय हो जाएगा। 98 का क्या हो जाएगा, 98 का मलिन हो जाएगा। 98 का मलिन हो जाएगा। उसके बाद 98 तक था इसमें। तो ये था गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब आएंगे सवाल नंबर 99 पे। 99 नंबर सवाल कहता है, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है, मतलब हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या है, यानी कि सीक्वेंस में भाषा का क्रम क्या था। तो पहले कौन सा भाषा आया था, तो पहले आया था पाली। पाली जितना भी बौद्ध धर्म में जो पहले उपदेश दिए गए थे किस भाषा में, पाली भाषा में, ठीक है। उसके बाद आया प्राकृत, तब आया अपभ्रंश, तब हिंदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सबसे पहले कौन सा भाषा, पाली, उसके बाद प्राकृत, तब अपभ्रंश, लास्ट में आ गया कौन, हिंदी। अगला सवाल है कि हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो हरि गीतिका छंद में टोटल मात्राओं की संख्या 28 होती है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। तो ये था सेट नंबर 1, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ के इस वीडियो का PDF इजीली प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।